बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 511 इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 35 का आगाज करेंगे। तो लेसन नंबर 35 का नाम है इम्पैक्ट ऑफ अ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन अमंग ह्यूमंस। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन में सबसे पहले पॉपुलेशन कंसंट्रेशन से क्या मुराद है? पॉपुलेशन कंसंट्रेशन से मुराद ये है कि लोगों का एक जगह पर ज़्यादा इकट्ठा हो जाना, मतलब कि एक एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो उस एनवायरनमेंट का इंसानी बिहेवियर पर, इंसान पर क्या असरात हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकली तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर, सब कुछ आपको ना इस लेसन नंबर 35 में बताया गया है। ख़ास तौर पर जो पुरानी रिसर्चेज हैं वो क्या कहती हैं और जो पुरानी नज़रियात है वो क्या कहते हैं, इस लेसन नंबर 35 में आपको बताया गया है। तो इंट्रोडक्शन में कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट को बताया गया है कि पॉपुलेशन कंसंट्रेशन मतलब लोगों का एक जगह पर ज़्यादा इकट्ठा होना एक अहम टॉपिक है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में। ख़ास तौर पर इसके जो असरात होते हैं, मतलब कि पॉपुलेशन कंसंट्रेशन के जो असरात होते हैं, इनमें मेंटल इलनेस और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, क्राइम रेट में इजाफा होना एक्सेट्रा ये शामिल होता है। इस सेक्शन में हम ना पुरानी रिसर्चेस और आजकल के नज़रियात को देखेंगे जो ये बताती हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी का ना ह्यूमन बिहेवियर पर क्या असरात पड़ता है या क्या असरात हो सकते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स में सबसे पहले हिस्टोरिकल जो शवाहिद हैं, मतलब कि तारीखी जो शवाहिद हैं, वो क्या कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के हवाले से। इंट्रोडक्शन में कुछ इस तरह से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि पहली बार जो रिसर्च की गई थी वो पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है और कुछ सोशल इंडिकेटर्स के बीच रिलेशनशिप पर थी, जैसे कि क्राइम रेट्स और मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स जो है ये इन रिसर्चेस में शामिल थे। स्टडीज ने ना कंसिस्टेंटली या ये दिखाया है कि ज़्यादा पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज में वायलेंट क्राइम्स और मेंटल हेल्थ कंडीशंस का रेट रूरल एरियाज के मुकाबले में ना ज़्यादा होता है। और ये रिसर्च इस बात को भी कंफर्म करती है कि पॉपुलेशन डेंसिटी का ना इंसानों के बिहेवियर पर ना सिग्निफिकेंट असर होता है। अलवर एंड पेसिमिज्म में ना आपको जो है वो मतलब कि अलवर एक नज़रिया है, पेसिमिज्म दूसरा नज़रिया है। अब ये भी तारीखी नज़रिए हैं और यह तारीखी रिसर्च भी आप कह लें। तो अलवर ये सोच है कि ज़्यादा पॉपुलेशन कंसिडरेशन इन प्रॉब्लम्स का वजह बन सकती है। इसके ना दो तारीखी नज़रिए या तारीखी रिसर्च हो सकती है। पहला जो पहलू है वो है पेसिमिस्ट है, दूसरा जो है वह अलवरिंग है। पहले वाला जो है पहलू या नज़रिया है, रिसर्चर्स कहते हैं कि इस बात से फिक्र भी है रिसर्चर्स कि हमारे लिए डेंजरस हो सकता है पॉपुलेशन कंसंट्रेशंस। लेकिन दूसरा जो नज़रिया है या दूसरा जो पहलू है वो ये बताता है कि ये सोचा जा रहा है कि अगर ह्यूमन एनिमल्स पर होने वाली सिमिलर इफेक्ट को समझा जाए ना, तो इसका बेनिफिट ये हो सकता है कि ह्यूमन के बिहेवियर को समझने के जो तरीके हैं उनको दरियाफ्त किया जा सकता है। डिफाइनिंग डेंसिटी में आपको डेंसिटी की डेफिनेशन बताई गई है। तो जैसे कि लेसन नंबर 34 में भी डेंसिटी का वर्ड रैट्स के हवाले से, मतलब कि जब रैट्स की डेंसिटी ज़्यादा हो गई थी तो फिर क्या उनके एनवायरनमेंट पे असरात देखने को मिले थे, वो हमने स्टडी किए थे। तो यहाँ पे अब डेंसिटी की डेफिनेशन आपको इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि रिसर्चर्स ने पॉपुलेशन कंसंट्रेशंस को मेजर करने के लिए ना कई तरीके इस्तेमाल किए हैं और अक्सर ना इसे क्राउडिंग या डेंसिटी के नाम से रेफर किया जाता है। तो क्राउडिंग भी एक मेजर करने का तरीका है, डेंसिटी भी एक मेजर करने का तरीका है। किसके लिए? पॉपुलेशन कंसंट्रेशन के हवाले से रिसर्चर के लिए। ओके, लेकिन अभी तक ना क्लियर नहीं हो सकता कि सबसे बेहतर मेजर क्या है, मतलब कि पॉपुलेशन कंसंट्रेशन के हवाले से सबसे अच्छा पैमाना कौन सा है, ये अभी जो है ना वो कंफर्म नहीं है। स्कैमेट मेयर्स के हवाले से आपको स्कैमेट की जो है ना रिसर्च स्कैमेट की बताई गई है। तो स्कैमेट ने 1957 में पॉपुलेशन डेंसिटी और अडल्ट क्राइम और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, मतलब कि छोटे बच्चों का जो है वो क्राइम वगैरह, छोटे बच्चों का मार देना के बीच का ना ताल्लुक को असेस किया था, मतलब कि समझा था। इन्होंने 5 डिफरेंट मेयर्स यूज किए थे जो ये बताते हैं। नंबर 1 पे एवरेज हाउस होल्ड साइज,
मतलब ये कि घर में कितने लोगों का इकट्ठा होना। नंबर 2 पे है प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड कपल्स विदाउट देयर ओन होम, मतलब कि शादीशुदा कपल्स की ना जो अपने घर में नहीं रखते। नंबर 3 पे है प्रोपोर्शंस ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स इन स्ट्रक्चर्स विद 4 और मोर लिविंग यूनिट्स, मतलब कि ऐसे स्ट्रक्चर्स का परसेंटेज जिसमें 4 या उससे ज्यादा लिविंग यूनिट्स हो। नंबर 4 पे है पॉपुलेशंस पर एकड़, मतलब ये कि हर एकड़ में लोगों का ना कितना होना है। नंबर 5 पे है परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड ड्वेलिंग विद 1.51 और मोर पर्सन्स पर रूम, मतलब कि ऐसे घरों का परसेंटेज जिसमें ना हमारे एक कमरे में ना 1.51 या उससे ज्यादा लोग रह रहे हों। ओवरऑल ये जो स्कैमेट के जो मेयर्स है ना, इन्होंने जो मतलब कि शॉर्ट वर्ड में जो इंट्रोड्यूस करवाया था, 5 डिफरेंट मेयर्स जो थे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, और ये 5 डिफरेंट मेयर्स में से आप 2-3 याद रख लीजिएगा या ओवरऑल आप याद रख लीजिएगा, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। अभी इन मेयर्स का फायदा भी बताया है, या ड्रॉबैक से मुराद है कि फायदा, ठीक है, फायदा क्या है इस मेयर का। ड्रॉबैक मतलब कि खास फायदा जो था वो ये ड्रॉबैक फायदा ये था कि सिर्फ आखिरी 2 मेयर्स ने ना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है ना वो दिखाए, मतलब कि फायदा यही हुआ कि आखिरी जो 2 मेयर्स थे पॉपुलेशन पर एकड़ और परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड, बस इन्हीं का फायदा हुआ था इन मेयर्स का, और खास फायदा नहीं हुआ था। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि ये फायदे दिखाए थे, जैसे कि इस मेयर्स ने आखिरी 2 मेयर्स जो है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाए जो जीवन डेलिक्वेंसी और अडल्ट क्राइम के साथ थे। ये रिसर्च ना हमें ये समझाने में मदद करती है कि जब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है ना, तो इसके ना काफ़ी नेगेटिव साइकोलॉजिकल और बिहेवियर इफेक्ट्स भी हो सकता है। इनसाइड वर्सेस आउटसाइड डेंसिटी में आप स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शंस में जो स्कैमिट की मजीद जो रिसर्च है पॉपुलेशन कंसिडरेशंस के हवाले से, उसमें इस वाली रिसर्च में मजीद बताया गया कि स्कैमिट ने 1966 में ना अपनी जो रिसर्च को ना आगे बढ़ाया था इनसाइड डेंसिटी के नाम से, और आउटसाइड डेंसिटी के फर्क के बीच के दरमियान को ना डिफाइन किया था। इनसाइड डेंसिटी का मतलब है कि एक लिविंग स्पेस की जगह में लोगों का नंबर, जबकि आउटसाइड डेंसिटी का मतलब है ज्यादा एरिया से, जैसे कि एक कम्युनिटी में लोगों का नंबर। फॉर एग्जांपल 1 एकड़ मतलब कि जमीन का जो टुकड़ा होता है, 1 एकड़ से मुराद की जमीन का टुकड़ा या जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा, तो लोगों की एक टुकड़े में 1 एकड़ में लोगों की तादाद कितनी है। और ये फर्क उस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये अलग अलग सिचुएशंस किस तरह से अफेक्ट करती है ह्यूमन बिहेवियर को। जैसे कि इसमें ना लो इनसाइट और लो आउटसाइड है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लो इनसाइट लो आउटसाइड से मुराद ये कि शहर के आसपास के इलाके, हाइक इनसाइड हाइक आउटसाइड से मुराद ये कि अर्बन के जो खेत हैं और बैरियोज शहर के जो गरीब इलाके हैं। उसके अलावा लो इनसाइड हाइक आउटसाइड से मुराद ये कि लग्जरी इनर सिटी अपार्टमेंट्स शहर के अंदर के जो है ना वो महंगे फ्लैट्स। हाइक इनसाइड लो आउटसाइड से मुराद ये कि रूरल फ्रेम एरियाज देहाती इलाके खेती बाड़ी के जो इलाके हैं वो शामिल होते हैं। अगर हम सिर्फ इनकी डेंसिटी पर फोकस करते हैं ना, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हर जगह पर ना सेम इफेक्ट होगा, लेकिन अगर हम आउटसाइड डेंसिटी को भी कंसीडर करते हैं तो हमें ना ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मालूम होती है, या ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं, और ये हमें ना समझने में मदद भी देती है और मदद भी करती है कि डेंसिटी को प्रॉपरली डिफाइन करना ज़रूरी है। ओके, अब मजीद इसमें कुछ बताया गया है लास्ट वाले पैराग्राफ में कि एक ना चैलेंज भी है, मतलब कि चैलेंजिंग इन स्टडी डेंसिटी इफेक्ट को लेकर एक चैलेंज बताया गया। तो एक और चैलेंज जो पहले बताया गया वो ये था कि अलग अलग इलाकों में ना सोशियो इकोनॉमिक जो है ना एथनिक और सोशल स्ट्रक्चर्स का फर्क जो वो शामिल होता है, और ये वेरिएबल्स जो है ना जितने भी वेरिएबल्स होते हैं अपने आप बिना नेगेटिव या पैथोलॉजिकल असरात या इफेक्ट्स डाल सकते हैं, लेकिन जब ये डेंसिटी का साथ मिलते हैं ना तो ये काज एंड इफेक्ट को ना गलत समझने की वजह भी बन सकते हैं। ओके,
गैली गोव एंड मैकपर्सन्स की जो स्टडी है ये बताई गई है। तो इसमें कुछ इस इंट्रोडक्शंस में आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से बताया गया कि रिसेंट रिसर्च ने इस प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने की कोशिश की है, जिसमें डेंसिटी का बेहतर तरीके से मेजरमेंट किया गया और सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को ना अकाउंट किया गया है। मिसाल के तौर पर गैली गोव और मैकपर्सन की रिसर्च में ना इन्होंने देखा है कि पर्सन पर एकड़ में ना कितने लोग हैं और पब्लिक असिस्टेंस रेट जो है वो भी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और मेंटल हॉस्पिटल्स में एडमिशंस रेट के बीच ना कोरिलेशंस जो था वो देखा गया था। लेकिन ये कोरिलेशंस उस वक्त गायब हो गया था जब सोशल क्लास और एथेनिसिटी को कंट्रोल किया गया था। इसका मतलब ये था कि जब हम उन एनवायरनमेंट्स को देखते हैं, मतलब कि जब हम उन फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं तो डेंसिटी का ना डायरेक्ट ताल्लुक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता। इसके अलावा री एनालिसिस ऑफ डाटा भी हुआ था इस रिसर्च में। गैली और इनके टीम ने ना अपने डाटा की ना दोबारा एनालाइज किया था, इसलिए इस एनालिसिस में ना डेंसिटी को कुछ और तरीकों से भी डिफाइन किया गया था, जिसमें ना ये फैक्टर्स शामिल थे। कौन कौन से फैक्टर शामिल थे? नंबर 1 पे है रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स पर एकड़, मतलब कि एक एकड़ में कितने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। नंबर 2 पे है लिविंग यूनिट्स पर स्ट्रक्चर, मतलब कि हर बिल्डिंग में कितने लिविंग यूनिट्स हैं। नंबर 3 पे है रेजिडेंट्स पर लिविंग यूनिट्स, मतलब कि हर यूनिट्स में कितने लोग रहते हैं। नंबर 4 पे है पर्सन पर रूम, मतलब कि हम हर कमरे में ना कितने लोग रहते हैं। इन्होंने मल्टीपल कोरिलेशन तकनीक से इस्तेमाल की थी और ये देखा कि जब इन रिफाइंड मेजर्स को देखा गया तो ये सिग्निफिकेंट कोरिलेशंस दिखाते थे डिफरेंट पैथोलॉजीज के साथ, इवन जब क्लास और एथनिसिटी को कंट्रोल किया गया था। इन्होंने ये भी देखा कि पर्सन पर रूम का फैक्टर जो है ना वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर था वेरियस पैथोलॉजी के लिए, बस मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशंस के अलावा। इसके अलावा ना परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग अलोन और नंबर ऑफ पर्सन्स पर लिविंग यूनिट भी ना कुछ स्पेसिफिक पैथोलॉजीज के प्रिडिक्टर्स के रूप में शक्ल में सामने आया था। मजीद आपको ड्रॉबैक्स भी इसमें बताया गया। अब ड्रॉबैक्स क्या हुआ था इसको लेकर, मतलब कि फायदा क्या हुआ था या फायदा खास हुआ था या नहीं हुआ था इस रिसर्च को लेकर। तो लेकिन इन स्टडीज का ना ड्रॉबैक ये था कि कैलेट 1988 में ना 1989 में सॉरी कैलेट 1989 में ना इन्होंने एक सवाल किया था कि क्या डेंसिटी को एक ऐसे कॉन्सेप्ट की शक्ल में यूज करना सही रहेगा जो हेल्थ और हाउसिंग के बीच रिलेशनशिप को समझने में मदद दे सकता हो। इन्होंने कहा था कि इस कंसेप्ट को ना ज्यादा सिक्योरिटी, मतलब कि जो है ना मजीद डिस्कवर करने की जरूरत है इस हवाले से। ओवरऑल ये रिसर्च हमें ये समझाने में मदद करती है कि जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी को समझते हैं तो सिर्फ नंबर ऑफ लोगों को काउंट करना काफी नहीं होता, हमें उन फैक्टर्स को जैसे कि लिविंग कंडीशंस, सोशल क्लास और एथनिसिटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब मैं इस लेसन का ओवरव्यू दूंगा, लेकिन ओवरव्यू देने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जैसे जैसे आपके फाइनल टर्म के लेक्चर्स कवर हो रहे हैं तो काइंडली आप अब कर दें सब्सक्राइब। प्लीज दूसरे स्टूडेंट्स से भी कहें कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने 2025 के एंड तक टारगेट दिया हुआ है 1 मिलियन सब्सक्राइब का। 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो वो कैसे होंगे? आप स्टूडेंट्स की एफर्ट से, आप स्टूडेंट्स की मदद से, स्टूडेंट्स की जब मेजोरिटी मिलेगी तो ये जो टारगेट है साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का इजीली अचीवेबल होगा। तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आप इस्लामिक और मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लस इस वीडियो के आई बटन को प्रेस करेंगे तो उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और जानिए कि किस तरह से इस्लामिक और मॉडर्न साइकोलॉजी आपस में कोरिलेट होकर इंसानी ह्यूमन बिहेवियर को तब्दील कर सकती है और इंसान की आखिरत संवर सकती है। इस्लामिक साइकोलॉजी इज ऑलवेज ग्रेट साइकोलॉजी। ओवरऑल इस लेसन के ओवरव्यू के हिसाब से, मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से
इसमें कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को बता सकता हूं कि सबसे पहले पॉपुलेशन कंसंट्रेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन कंसंट्रेशन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन कंसंट्रेशन के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स क्या बताते हैं पॉपुलेशन कंसंट्रेशन को या फिर डेंसिटी को लेकर, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्यूरे एंड पेसिमिज्म या पेसिमिस्ट में क्या डिफरेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। डिफाइनिंग डेंसिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये पेपर पॉइंट व्यू से। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डेंसिटी और क्राउडिंग में क्या डिफरेंस है। ये दोनों ही मेजर्स हैं किसके लिए, पॉपुलेशन कंसंट्रेशन के लिए, लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है लेटेस्ट वो डेंसिटी यूज होता है, और जो क्राउडिंग है वो न्यू स्केल ओल्ड स्केल है और डेंसिटी न्यू स्केल है। स्केमिट का मेजर्स के हवाले से क्या क्या जो है उन्होंने मेजर करने के हवाले से 5 मेजरमेंट दिए थे, पॉपुलेशन डेंसिटी के हवाले से या फिर क्राउडिंग के हवाले से या पॉपुलेशन कंसंट्रेशन के हवाले से। इन मेजर्स में से 2 मेजर्स जो थे वो ज्यादा यूजेबल थे। कौन कौन से, पॉपुलेशन पर एकड़, परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड ड्वेलिंग्स विद 1.51 और मोर पर्सन पर रूम। ये जो डिफरेंस है ये और ये जो मेजर्स है आप याद रख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड वर्सेस आउटसाइड डेंसिटी से क्या मुराद है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि आपसे पूछा जा सकता है कि डेंसिटी की टाइप्स बताएं, तो इनसाइड वर्सेस आउटसाइड जो है डेंसिटी की टाइप्स हैं, और प्लस आउटसाइड और इनसाइड डेंसिटी का मतलब आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह लो इनसाइड लो आउटसाइड डेंसिटी, और इसी तरह हाई इनसाइड हाई आउटसाइड डेंसिटी, लो इनसाइड हाई आउटसाइड डेंसिटी, हाई इनसाइड लो आउटसाइड डेंसिटी जो है ना, या एरियाज जो है ना वो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गैली गोव एंड मैकपर्सन स्टडी जो है ना, इस हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि गैली गोव एंड मैकपर्सन ने जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो की थी, निकाली थी, असिस्ट की थी, उसके नताइज क्या थे। पेपर पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ तक कि इनकी कोरिलेशन डिसअपियर्ड हुई थी, इस हवाले से इनकी सिग्निफिकेंस क्या थे रिसर्च के, ये आपसे एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स किस तरह से जो है वो होने चाहिए, किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को लेकर, और कैलेट ने 1989 में क्या सवाल उठाया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। ओवरऑल ये था लेसन का ओवरव्यू। कैसा लगा ये लेक्चर और ये ओवरव्यू, कमेंट्स में लाजमी बताएं। कोई लफ्ज, कोई सेंटेंस, कोई जुमला, कोई वर्ड आप स्टूडेंट्स को अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी पूरी रहनुमाई कर दी जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 36 में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।